पिछली वीडियोस में ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 골ਡ ਦੀ ਐਕਸਾਮ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ 골ਡ ਦੀ ਬਾइंग और सेलिंग ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गोल्ड को परचेज करना चाहते हैं या फिर परचेज करने के बाद रीसेल करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप लेना पड़ेंगे। ये बात नोट कर लें कि अभी मैं आपको ज्वेलरी के बारे में बताऊं, यानी कि वो कॉइन्स या बार्स की शक्ल में नहीं होंगे, एक ज्वेलरी की शक्ल में होंगे। किसी भी सुनहरे गोल्ड शॉपकीपर से ज्वेलरी परचेज करेंगे तो वो आपको जो रेट चार्ज करेगा, जो भी मार्केट का मौजूदा रेट होगा 24 कैरेट का, वो चार्ज करेगा। लेकिन जो आपको गोल्ड ज्वेलरी डिलीवर की जाएगी वो 22 कैरेट की होगी। ये बताकर किया जाता है कि अभी मार्केट का रेट 24 कैरेट का ये है और हम आपको 22 कैरेट की ज्वेलरी देंगे, लेकिन रेट आपसे 24 कैरेट का ही चार्ज करेंगे जो मौजूदा मार्केट का रेट है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि गोल्ड जो होता है वो तो बिस्किट की शक्ल में, कॉइन्स की शक्ल में, बार्स की शक्ल में होता है, लेकिन उसने आपको ज्वेलरी बना के देनी होती है। उसके कुछ मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो मेकिंग चार्जेस की मद में वो इस तरह करते हैं। रेट चार्ज करते हैं 24 कैरेट का, ज्वेलरी देते हैं 22 कैरेट की। ये बात नोट कर लें कि ज्वेलरी 24 कैरेट की बन ही नहीं सकती, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आप उसकी ज्वेलरी बनाएंगे तो वो ड्यूरेबल नहीं रहेगी, जल्दी टूट जाएगी। इसलिए ज्वेलरी 22 कैरेट की, 18 कैरेट की या फिर 14 और 10 कैरेट की होती है। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड है 18 कैरेट का और 22 कैरेट का ही। एक तो मेकिंग चार्जेस सुनहरा काटता है, दूसरा वो पॉलिश के चार्जेस भी आपसे चार्ज करे। जब एक दफ़ा ज्वेलरी बन जाती है तो उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, वो उसके चार्जेस अलहदा से सुनहरा चार्ज करे। ये थी प्रैक्टिस पाकिस्तान में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गल्फ कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज में जब आप ज्वेलरी परचेज करते हैं तो किस तरह के चार्जेस डिटेक्ट करते हैं। जब आप गल्फ कंट्री से या यूरोपियन कंट्री से गोल्ड ज्वेलरी को परचेज करेंगे तो वो आपको 22 कैरेट का ही रेट चार्ज करेंगे और 22 कैरेट की ही ज्वेलरी देंगे। अगर वो आपको 18 कैरेट की ज्वेलरी देंगे तो 18 कैरेट का ही रेट चार्ज करेंगे। लेकिन मेकिंग चार्जेस की मद में आपके गोल्ड का जितना वेट होता है, इसमें नेट वेट नहीं, ग्रॉस वेट, गोल्ड प्लस पॉलिश, ये मिलाकर जितना वेट होता है गोल्ड का, उसका 18 से 30% मेकिंग चार्जेस की मद में वो आपसे इजाफी चार्ज करेंगे। अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस है और जो यूरोपियन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में प्रैक्टिस है, उसका टोटल कॉस्ट तकरीबन सेम पड़ जाती है। मेकिंग चार्जेस 18 से 30%। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसका डिज़ाइन कैसा है। कुछ डिज़ाइन होते हैं जो हल्के होते हैं, उसके मेकिंग चार्जेस कम चार्ज किए जाते हैं। जिनका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा होता है उसमें मेकिंग चार्जेस ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स के बारे में बताता हूँ, जब आप गोल्ड परचेज करेंगे तो आपको वो काम आएंगी। नंबर 1, आपने जब भी गोल्ड परचेज करना है अपने फैमिली ज्वेलर से ही करना, जिससे आप पहले से परचेज कर रहे हैं उसी से परचेज करें, क्योंकि फेमस मैक्सिम भी है गोल्ड फ्रॉम ओल्ड। और दूसरा, जब आपने गोल्ड परचेज किया उसकी जो बिल आपको सुनहरा देगा वो आपने हिफाजत से अपने पास रख लेनी। अब आपको बताता हूँ, जब आपने रीसेल करना है उस गोल्ड की ज्वेलरी को तो आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, आप उसी सुनहरे के पास जाएंगे जहाँ से आपने गोल्ड की ज्वेलरी परचेज की है। आप उसको गोल्ड देंगे, आपके पास वो बिल की रसीद भी होगी, वो उस गोल्ड का नेट वेट निकालेगा। नेट वेट कैसा निकाला जाता है? उसके जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो तो ख़त्म हो गए जब आप उसको रीसेल करेंगे, और प्लस जो पॉलिश चार्जेस हो गए वो भी ख़त्म हो गए। तो उस गोल्ड से पॉलिश को निकाल कर जितना उसका नेट वेट होता है गोल्ड का, तो उसका हर ग्राम के पीछे 800 रुपया वो आपको चार्ज करेगा। मिसाल के तौर पर अगर वो 10 ग्राम की रिंग, 10 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी आपने 50,000 रुपये की ली है, तो अब वो आपको वापस करेगा 49,200, 49,200 रुपया, यानी कि हर ग्राम के पीछे 800 रुपया वो चार्ज करेगा। ये पाकिस्तान का रूल है, इससे ज़्यादा कोई भी सुनहरा चार्ज नहीं करता। बाज़ दफ़ा प्रैक्टिस देखी गई है कि कुछ सुनहरे ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो उस सूरत में कि जिन कस्टमर्स को पता नहीं होता वो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। लेकिन जनरल तौर पर पाकिस्तान
में जो कंसेप्ट है वो है हर ग्राम के पीछे 800 रुपये की वो कटौती करेगा। ये तो था अगर आप उसी सुनियारे को वापस करते हैं जिस सुनियारे से आपने गोल्ड लिया है। लेकिन अगर आप किसी और सुनियारे के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले एक स्टोन होता है जिसको कसौटी स्टोन कहती हैं और इंग्लिश में ब्लैक बेजलेट स्टोन कहते हैं, उस पर आपकी ज्वेलरी को रगड़ेगा। तो जब वो आपकी ज्वेलरी को स्टोन पर रगड़ेगा तो निशान बन जाएंगे उस स्टोन पर। इससे आपके सोने को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज्वेलरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस स्टोन पर वो एक तेजाब होता है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, वो नाइट्रिक एसिड लगाएगा। तो जो धात होता है वो तेजाब में तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो सोना होता है उस पर अगर तेजाब लगाया जाए वो ख़त्म नहीं होगा। इससे वो आसानी से पता चला सकता है कि ये सोना असल है या नकल है। ये तो तरीका था अगर आप सिंपल ज्वेलरी को सेल करते हैं। लेकिन अगर आपकी ज्वेलरी में स्टोन भी लगे होंगे तो सुनियारा सबसे पहले आपकी वो जो स्टोन होंगे वो उसको ज्वेलरी से निकालेगा, उसके बाद आपकी ज्वेलरी का नेट वेट करेगा और फिर हर ग्राम के पीछे 800 रुपया रख कर बाकी अमाउंट आपको वापस कर देगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गोल्ड को परचेज करना चाह रहे हैं तो एक बात याद रखें, आपने ज्वेलरी नहीं लेनी। आप बार्स, कॉइन्स, बिस्किट्स वगैरह तो ले सकते हैं लेकिन ज्वेलरी नहीं लेनी, क्योंकि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस, पॉलिश चार्जेस वो तो आपके गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान भी ही होगा। दूसरा बात ये कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये ट्रेंड है कि शादियों में ज्वेलरी वगैरह दी जाती है। मेरी उन माँ बहनों से ये गुजारिश है कि आप ज्वेलरी में जितना पैसा ज़ाया करेंगे तो वो पैसे आप सेव कर लें, फ्यूचर में आपके काम आएंगे। अब तो इतनी तरक्की हो चुकी है कि अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेंगे तो वो तकरीबन सेम ही होगी, कोई बड़ी मुश्किल से डिटेक्ट कर पाएगा कि ये आर्टिफिशियल है या फिर रियल गोल्ड की ज्वेलरी है। तो अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बार्स, बिस्कुट, कॉइन्स की भी अगर मैं बात करूँ तो ये मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। इस ग्राफ में जो अमाउंट दी हुई है वो US डॉलर में दी हुई है। 1990 में गोल्ड की प्राइस थी $400 और ये तकरीबन 22 साल बाद 2012 में इसकी प्राइस बढ़ी 400 से 1800, यानी कि पूरे 22 साल लग गए। इमरान खान को भी तकरीबन 22 साल लग गए थे एक आम सी पार्टी से स्टार्ट करके प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बनने में। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तो तकरीबन 22 साल बाद गोल्ड की प्राइस में बूस्ट आया। 2013 में फिर वो प्राइस गिरना स्टार्ट हो गई। 2016 में फिर वही प्राइस होगी जो 1990 में थी। अगर इस चार्ट को आप देखें और गौर से स्टडी करें तो आप देखेंगे कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में कोई फ़ायदा नहीं है। 1990 में जो रेट था वो 22-25 साल बाद 2016 में सेम वही रेट आ गया। बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को आपको होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद मार्केट में आपको इन रहना पड़ेगा अगर आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप मेरा मशवरा लें तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। गोल्ड एक ऐसा एसेट्स है जिसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो वो आपका उल्टा एक्सपेंस बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप गोल्ड रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बैंक में लॉकर ओपन करवाना पड़ेगा, उसका अलहदा से खर्चा। अगर आप बैंक में लॉकर ओपन नहीं करवाते तो फिर आपको घर में आपको अटेंशन रहेगी कि वो सेफ़ है या नहीं। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बजाय स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको डिविडेंड तो आएगा ही। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में महारत नहीं रखते तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको रेंट तो आएगा ही। और अगर आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे तो आप कोई बिज़नेस कर लें, कोई ट्रेडिंग का काम कर लें। इस चैनल पर मैं आपको मुख्तलिफ तरह के बिज़नेस के बारे में बताऊंगा, न्यू आइडियाज़ दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप गोल्ड की प्योरिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।